हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जैव अणु। इसके अंतर्गत बेसिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स का अध्ययन करेंगे। जिसमें हम पहले कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के नाम से ही क्लियर है। कार्बो और प्लस में हाइड्रेट। कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर। मतलब कार्बन और वाटर, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन मिले और क्या मिले, वाटर मिले, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसी से इसका नामकरण किया गया था। तो शुरुआत में वैज्ञानिक जो ज्ञात यौगिक थे इन पर अध्ययन करके इसकी पुरानी परिभाषा उसमें जो दिए थे, बोला गया इसमें कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CxH2O का होल Y होता है। अब इस सामान्य सूत्र में जो भी यौगिक बैठ रहे थे वो क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो उस समय जो ज्ञात ग्लिसरॉल्डिहाइड था वो इसके सामान्य सूत्र में सही बैठ रहा था, C3H2O का होल 3। माल्टोज भी इसके सामान्य सूत्र में सही बैठ रहा था, C12H2O का होल 11। ग्लूकोज भी इसके सामान्य सूत्र में सही बैठ रहा था, C6H2O का होल 6। अब देखेंगे कि कुछ यौगिक ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र में तो सही बैठ रहे थे परंतु वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। इस जैसे क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र में सही बैठता है परंतु ये कार्बोहाइड्रेट यौगिक नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट यौगिक नहीं है, ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य है। और कुछ यौगिक ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र में नहीं बैठ रहे थे परंतु ये कार्बोहाइड्रेट है। जैसे रेमनोज। रेमनोज जो है ये इसके सामान्य सूत्र में, कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र में नहीं बैठता है परंतु एक कार्बोहाइड्रेट यौगिक है। तो इसकी जो परिभाषा दी गई थी उसके आधार पर ये जो था ये बात गलत हो जा रहा था। इसीलिए इस परिभाषा में क्या उत्पन्न हो गया? मतभेद उत्पन्न हो गया कि कुछ रासायनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र में सही बैठ रहे हैं परंतु वे कार्बोहाइड्रेट यौगिक नहीं है, जैसे एसिटिक अम्ल। तथा कुछ रासायनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र में नहीं बैठते परंतु वो कार्बोहाइड्रेट यौगिक होते हैं, जैसे रेमनोज। इसी कारण ये परिभाषा क्या हो गई? विफल हो गई। तो ये परिभाषा विफल हुई तो वैज्ञानिक इसकी नई परिभाषा दी। तो नई परिभाषा इसकी क्या है? वैज्ञानिक बोले कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी ध्रुवण घूर्णक एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं अथवा जल अपघटन करने पर इसी प्रकार की इकाइयां देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मतलब ध्रुवण घूर्णक होना चाहिए और वो एल्डिहाइड और क्या होना चाहिए? कीटोन होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी। इसी में एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक किरेल केंद्र होता है और दो हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, एल्डिहाइड समूह होता है। तो ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी ध्रुवण घूर्णक एल्डिहाइड है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट है। उसी क्रम में ग्लूकोज, ये भी इसमें भी 4 किरेल केंद्र होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी है और एल्डिहाइड समूह है, इसलिए ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी ध्रुवण घूर्णक एल्डिहाइड है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है। और डी फ्रक्टोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, इसमें 3 किरेल केंद्र होता है इसलिए ध्रुवण घूर्णक है, तो ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी ध्रुवण घूर्णक कीटोन है, तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और इसमें देखा जाए ये यौगिक जिसका जल अपघटन करने पर डी इरिथ्रियोज मिलता है, डी इरिथ्रियोज मिलता है, तो ये भी जल अपघटन के उपरांत क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ध्रुवण घूर्णक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो ये यौगिक भी एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट यौगिक है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम लोग जल अपघटन के आधार पर करते हैं, तो इनको 3 भागों में हम लोग अलग डिवाइड करके पढ़ते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनका पुनः जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, राइबोज, etc। ओलिगोसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड अणु, 2 से
10 मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। अब स्टूडेंट, ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत ही डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड ये भी आते हैं, लेकिन वे अपने लोग के महत्वपूर्ण उतना नहीं है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जिसमें अगर देखा जाए तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डाइसेकेराइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन करने पर दो समान अथवा असमान अणु प्राप्त होते हैं, मोनोसेकेराइड के दो समान या असमान अणु प्राप्त होते हैं, डाइसेकेराइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखें, सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, जिसका अगर हम जल अपघटन कर दें तो अपने लोग को एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु प्राप्त होता है। तथा अगर दूसरा देखा जाए, माल्टोज, इसका अगर जल अपघटन किया जाए तो ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होते हैं। तथा तीसरा अगर हम लोग लैक्टोज देखें, ये दुग्ध शर्करा होती है, इसका अगर हम जल अपघटन करवाएं तो ग्लूकोज का एक अणु और एक अणु गैलेक्टोज का प्राप्त होता है। इसी तरह अगर ट्राइसेकेराइड देखें बच्चा, तो इसमें 3 मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। और पॉलीसेकेराइड देखें तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल में सेलुलोज, स्टार्च जिसे मंड कहते हैं, और ग्लाइकोजन। अब देखते हैं अपचायी शर्करा और अनपचायी शर्करा किसे कहते हैं। तो अपचायी शर्करा वे कार्बोहाइड्रेट यौगिक जो टॉलेंस अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक को अपचायित करते हैं और हेमिएसिटल बंध उपस्थित होते हैं, और इनमें हेमिएसिटल बंध उपस्थित होते हैं, अपचायी शर्करा कहलाते हैं। कि एग्जाम्पल में बात करें तो सभी मोनोसेकेराइड अणु सभी के सभी जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं, अपचायी शर्करा। अगर डाइसेकेराइड में हम लोग बात करें तो डाइसेकेराइड में अपने पास होता है माल्टोज व लैक्टोज। सुक्रोज को छोड़कर माल्टोज और लैक्टोज दोनों ही क्या होते हैं, अपचायी शर्करा। इसमें हेमिएसिटल आबंध उपस्थित होता है, इसलिए टॉलेंस और फेलिंग अभिकर्मक को अपचायित करते हैं। अनपचायी शर्करा क्या है कि वे कार्बोहाइड्रेट यौगिक जो टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक को अपचायित नहीं करते हैं और इसमें हेमिएसिटल आबंध उपस्थित नहीं होते, अनपचायी शर्करा कहलाते हैं। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें अगर डाइसेकेराइड में देखें, डाइसेकेराइड में तो इसमें होता है सुक्रोज, और दूसरा अगर बात करें तो जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं सभी पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनपचायी शर्करा होते हैं, क्योंकि इसमें हेमिएसिटल आबंध उपस्थित नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, क्रियात्मक समूह व कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड का प्रकार। अब हम लोग देखते हैं कि जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में हम लोग देखते हैं 3 कार्बन होता है। मतलब ये है कि सबसे जो छोटा कार्बोहाइड्रेट है उसमें 3 कार्बन होता है, मतलब 3 से कम कार्बन का कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो अगर हम देखें मोनोसेकेराइड के वर्गीकरण में तो सबसे कम संख्या का कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो 3 का होगा, उसके बाद में 4 का होगा, 5 का, 6 का और 7 का। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए जो 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का हम लोग जो 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं बच्चा ओज। ओज इसलिए अगर हम 3 कार्बन हैं तो 3 कार्बन के लिए अपने लोग यूज करते हैं ट्राई, 3 कार्बन के लिए ट्राई। और कार्बोहाइड्रेट है इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ओज।
4 कार्बन है तो टेट्रा, और कार्बोहाइड्रेट है तो ओज, ये हटा देंगे। और 5 कार्बन है तो पेंट, और कार्बोहाइड्रेट है तो इसका 2 डिग्री सफिक्स ओज, पेंटोज। 6 कार्बन के लिए हेक्सोज, 7 कार्बन के लिए हेप्टोज। तो अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हम लोग देखते हैं तो इसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स एल्डो यूज करते हैं, एल्डो। तो अगर हम लोग मोनोसेक्राइड 3 कार्बन का देखें तो इसको बोलेंगे एल्डो ट्राइओज। 4 कार्बन के लिए देखेंगे तो एल्डो टेट्रोज। 5 कार्बन के लिए देखेंगे तो एल्डो पेंटोज। 6 कार्बन के लिए देखेंगे तो एल्डो हेक्सोस। 7 कार्बन के लिए देखेंगे तो एल्डो हेप्टोस। इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के लिए अगर हम प्रीफिक्स देखें तो प्रीफिक्स इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कीटो। इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं कीटो। तो 3 कार्बन के लिए कार्बोहाइड्रेट जो अगर कीटोन फैमिली में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, कीटो ट्राइओज। यहां से कीटो और यहां से ट्राइओज, और यहां से कीटो, और ये 4 कार्बन के लिए टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन के लिए यहां से कीटो, यहां से पेंटोज, कीटो हेक्सोस, कीटो हेप्टोस,